अब आएगा देखो उस पे। चलो कोई बात नहीं। देखें भाई, हम लोगों ने 2 दिन क्लास नहीं ली, जो भी यूट्यूब पर देखते हैं। और वो जो 2 दिन की क्लास थी वो थी मध्य प्रदेश की चट्टानें। और वो मेरा काम है कि मैं आपको पढ़ा दूंगा किसी दिन, है ना, तो उसमें दिमाग मत लगाना। 2 दिन क्लास नहीं ली यूट्यूब पर, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे माफ करना। ओम साईं राम, है ना। देखें आज का जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। तो नदियों का टॉपिक है। कोशिश ये करेंगे कि 2 दिन में खत्म करें, 2 दिन से ज्यादा नहीं लेंगे। अगर 2 दिन से ज्यादा जाएगा तो मैं आपको रिकॉर्ड करके पूरा वीडियो, आपको कम समय है ना, इसलिए ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पढ़ाना है अपने को। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियां। इस टॉपिक को हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, वो हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि हम उसको हर स्तर पर पढ़ नहीं सकते, असंभव है। ठीक, पहली चीज तो हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियां, जैसे मैं आपको बेसिक बताऊं ना अगर, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक है मध्य प्रदेश के वन, एक है मध्य प्रदेश की खनिज, एक है मध्य प्रदेश का पर्यटन, और एक है मध्य प्रदेश की जनजातियां, और दूसरा है मध्य प्रदेश की नदियां। ये 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। अधिकतर यदि प्रश्न आता है यहीं से आता है। फिर तो देखो आप दुनिया भर का आप टॉपिक कोई भी निकाल लो, मध्य प्रदेश का फिर बिजनेस भी आ जाएगा, मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन भी आ जाएंगे। उस पर मोबाइल पे चालू हो गया कि नहीं, देखो जरा एक बार। हाँ ठीक है, बस ठीक है। मतलब कैसे खुश हो जाते हैं देखो हाँ, तो मैं ये कह रहा था ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना। वन के अंदर क्या आ गया, वन के अंदर मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व और जितने भी नेशनल पार्क, अभ्यारण्य वगैरह, ये सब चीजें आ गई। ये अगर तुम्हारे पास जो भी बच्चे हैं जो नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता और उनका पेपर है, वो नहीं पढ़ सकते ज्यादा, ये 5 टॉपिक पढ़ के चले जाना। और एक छठवां टॉपिक अगर पढ़ सको तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक स्थिति, मतलब मध्य प्रदेश का सीएम, राज्यपाल, विधानसभा, ये सब। आपका क्वेश्चन 60 70 80% है कि लग जाएगा, ज्यादातर यहीं से प्रश्न पूछता है। पर्यटन में क्या आ गया, पर्यटन में मध्य प्रदेश में की घूमने फिरने वाली जगह, मंदिर, महल, किले और झरने, झील, तालाब, है ना, ये सब जहां जहां व्यक्ति जाता है घूमने फिरने। आप अगर ये 5-7 कुछ टॉपिक भी पढ़ लोगे तो, अगर समय नहीं है तो बाकी तो देखो फिर पूरा मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियां। ठीक है, देखो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप समझें ज्यादा। लिखने के लिए किताबें बहुत सारी हैं, नोट्स बहुत सारे हैं, वहां से हम लिख सकते हैं, वहां से हम डाटा कहीं से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं डाटा। लेकिन हमको सबसे ज्यादा क्या है बेटा, समझना है, हमको समझ में आना चाहिए सबसे ज्यादा। देखें भाई, नदियां, नदियां जो हैं वो मानव सभ्यता की सबसे बड़ी सर्जन है। मतलब कि जितनी भी मानव सभ्यता, इंसान ने रहना सीखा, खाना सीखा, घर बनाना सीखा, सब कुछ सीखा कहां से, नदियों के किनारे से। इसीलिए नदियों को हम सभ्यता का पालना भी कहते हैं। किसका पालना, सभ्यताओं का पालना। और मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पूरे भारत में राज्य के स्तर पर देखा जाए तो सर्वाधिक नदियां बहती हैं। सबसे ज्यादा नदियां कहां बहती हैं, मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को हम नदियों का क्या कहते हैं भैया, हम नदियों का कहते हैं क्या, हम नदियों को कहते हैं मायका। क्या कहते हैं, हम नदियों का मायका कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नदियां इधर बहती हैं। नदियां जो हैं, जैसे अगर देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि नदियों का टॉपिक इतना बड़ा है कि अपन 1-8 महीने पढ़ते रहे तब भी कम पड़ेगा, है ना। लेकिन अपने पास समय कम है तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे जितना तुम्हें कम शब्दों में ज्यादा चीजें समझ में आए। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से यह कहा जाता है कि भारत में 2 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। एक नदियां होती हैं हिमालयन रिवर। कौन सी रिवर, कुछ नदियां कहलाती हैं कौन सी, हिमालय नदियां, और कुछ कहलाती हैं कौन सी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। जो थोड़े अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे हैं वो जरा समझ लें कि जो नदियां हिमालय से आ रही हैं वो नदियां कहलाती हैं कौन सी, हिमालय नदियां। और जो नदियां प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया में बह रही हैं, उनको हम कहते हैं कौन सी नदियां, कौन सी नदियां,
प्रायद्वीपीय नदियां। दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस है, अलग अलग बातें हैं दोनों में, तो वो एक अलग बात है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं। अब कोई पूछे कि सर कितनी बहती हैं, तो ऐसे में एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकता, लेकिन एक दो किताबें ऐसी हैं वो कहती हैं कि छोटी बड़ी नदियां मिला ली जाएं तो लगभग 207 नदियों से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं। अब ये ऑथेंटिक डाटा नहीं है, लेकिन कई देखो, हम हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको, या दुनिया का कोई भी मास्टर पढ़ा रहा है ना, तो उसने भी या तो कहीं से पढ़ा होगा, या किताबों से पढ़ा होगा, या किसी स्कूल या विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जाके पढ़ा होगा, है ना, तो उसने भी कहीं से देखा होगा, कहीं से पढ़ा होगा, कहीं से नोट्स बनाए होंगे। तो ऐसा ही हमारा मामला है। तो हमने एक दो किताबें देखी, तो एक किताब कहती थी कि लगभग 150 से ज्यादा नदियां, 150 प्लस, और एक किताब कह रही थी कि मध्य प्रदेश में लगभग 207 नदियां छोटी बड़ी मिला लें तो लगभग बहती हैं। और लेकिन अगर मैं कहूं तो और भी नदियां मिला लेंगे तो आंकड़ा और ज्यादा चला जाएगा, तो ऑथेंटिक डाटा नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हैं। इसी वजह से मध्य प्रदेश में खेती किसानी कृषि वगैरह ये सब अच्छी मात्रा में होता है। कृषि के लिए चाहिए क्या? सिंचाई। सिंचाई के लिए या तो पानी ठीक ठाक बरसता हो, लेकिन पानी का तो ये है कि कभी ज्यादा कभी कम, और इस बार तो प्रभु ने पता नहीं कौन सा नल खुला छोड़ दिया कि ढह पानी और ढह पानी। जब देखो जब पानी बरसता रह रहा है ना, तो बारिश पर तो अपन डिपेंडेंट नहीं रह सकते। कृषि जो है वो सिंचाई पर आधारित है, और मध्य प्रदेश में नदियां ठीक ठाक मात्रा में, इस वजह से हमारे यहां पर कृषि ठीक ठाक मात्रा में होती है। तो मध्य प्रदेश में नदियां बहुत सारी हैं, और व्यापारिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नदियों का बहुत अधिक महत्व है, और हम इसीलिए इनको नदियों को हम कहते हैं काय का पालना, सभ्यता का पालना। ठीक, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियां हैं, तो हम इसीलिए इसको नदियों का प्रदेश या नदियों का मायका वाला मायका भी कहते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैंने आपको यह पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश में 7 भौतिक प्रदेश है। मतलब मध्य प्रदेश को भूगोल के हिसाब से हमने कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में, है ना। जैसे मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, और नर्मदा घाटी, सतपुड़ा, मेकाल श्रेणी। तो इन 7 में भी हमारा जो मालवा है वहां पर सबसे ज्यादा नदियां निकलती भी हैं, बहती भी हैं, और ठीक ठाक मात्रा में। इसीलिए अगर हम भौगोलिक प्रदेश के हिसाब से देखें तो मालवा के पठार को नदियों का मायका कहते हैं। वैसे तो पूरा मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, लेकिन अगर पर्टिकुलर एरिया की बात करें, भौगोलिक प्रदेश की बात करें, तो कौन सा प्रदेश? मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू क्या कहलाता है? नदियों का मायका। क्लियर है क्या? मैं पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको नदियों का, फिर उसके बाद अपन पर्टिकुलर एक एक नदी को देखेंगे। ठीक, नदियों की बात करें तो नदियां जो हैं, हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए जो जानकार लोग हैं उन्होंने कई प्रकार से हमको नदियों के बहने के प्रकार को, चीजों को समझाया है। जैसे 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 एक शब्द है दोआब। तो दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे मैंने कहा गंगा यमुना दोआब, मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने? गंगा यमुना दोआब। तो दोआब मतलब तो गंगा और यमुना। क्लियर है? अच्छा, जैसे एक शब्द आता है अफवाह तंत्र। देखो भाई, इन्हीं शब्दों का खेल है, और ये जो शब्द हैं, अगर ये शब्द आपको सब समझ में आ गए तो आपको हमारी या किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने किताब में पढ़ा कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र गंगा नदी अफवाह तंत्र है। आपको गंगा नदी तो समझ में आ गया कि चलो भाई गंगा नदी की बात चल रही है, और कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अफवाह तंत्र गंगा नदी अफवाह तंत्र है। आपको गंगा नदी तो पल्ले पड़ गई, अच्छा गंगा जय हो मैया की है, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आया कि सबसे बड़ा अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश में गंगा नदी का है। फिर तुम दिमाग लगाओगे, अगर खुद से पढ़ रहे हो तो फिर तुम दिमाग लगाओगे कि यार गंगा तो मध्य प्रदेश में बहती ही नहीं है, फिर ये गंगा नदी अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कैसे हो गया? बहती तो नर्मदा है, तो नर्मदा का होना चाहिए। तभी तो हम हैं, तभी और दूसरे मास्टर हैं यूट्यूब के। तुम्हें केवल इतनी जरूरत है हमारी, केवल समझने वाली। बाकी आपको समझ में आ गया तो रट तो तुम खुद ही लोगे। अरे दौड़ने के लिए जाते हो
कोच का अपने घोड़े लगा दे तो तुम्हारे में, तुम तो अपने घोड़े से दौड़ते हो कि वो कहते तो ले हमारे ले 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 लगाए ले अपने हमें दे दे। का दूध को लोटा लेके दौड़ा तो तुम्हारे संग में कि ले लाला पी ले दूध पियत चल। वो केवल आपको टेक्निक्स बताता है कि बेटा ऐसे मोड़ पर इस तरह से दौड़ना है, उस वाले चक्कर में इतनी तेज दौड़ना है, इतने सेकंड फलाना ढिमका, ये वाली एक्सरसाइज करनी है तो इससे ये अच्छा होगा, वो वाली एक्सरसाइज करनी है उससे ये अच्छा होगा। यही तो करता है। तो ऐसे ही हमारा काम है, हम आपको टर्म समझाते हैं, टॉपिक समझाते हैं। रटने का काम, याद रखने का काम किसका है? तुम्हारा है। समझ रहे हैं? जैसे अफवाह तंत्र, देखो अफवाह तंत्र क्या है इसको समझ लो। अंग्रेजी में कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। हमारे मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से, सुनना आराम से, हमारे मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से गंगा, नर्मदा, महानदी, माही, ठीक, ताप्ती और गोदावरी, हमारे मध्य प्रदेश में ये 6 नदी अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। कितने? 6। कौन कौन से? गंगा, नर्मदा, और अच्छा नदियों का एक मामला है, जो मेन नदी है, मुख्य नदी है, वो गिरेगी कहां, वो जाएगी कहां, उसका अंतिम जगह कहां है? एक जगह से कहीं से निकल रही होगी और बहते 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 अंत में कहां जाएगी? अंत में समुद्र में मिल जाएगी, या समुद्र में नहीं मिलेगी तो दूसरी नदी में मिल जाएगी। नहीं यही बात समझ में? 2 अंत हैं, या तो समुद्र में जाएगी या दूसरी नदी मिल जाएगी। तो भैया जो समुद्र में मिलती हैं नदियां, आराम सुनना, जो नदी कहीं एक बिंदु से निकल रही है और कहां जा रही है? समुद्र में मिल रही है, उस नदी को हम कहते हैं मुख्य नदी। कौन सी नदी? मेन रिवर। और उसी नदी के नाम पर अफवाह तंत्र का नाम भी होता है। अभी समझ में नहीं आया? अभी ये समझो कि नदी समुद्र में मिलेगी, ठीक। अच्छा, हम अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर, तो भारत कुछ समुद्र ऐसा है, इस वाले एरिया में ही तो है समुद्र, इधर तो नहीं है समुद्र, है ऐसे इसी एरिया में है, प्रायद्वीपीय भारत में ही है, मतलब पेनिनसुलर इंडिया में ही है समुद्र। तो मतलब ये पश्चिम, ये पूरब है, जाको ससुरे को इधर ससुराल है, जहां बनो रहे तू, ठीक। अच्छा, बंगाल की और अरब सागर। तो नदियां जो हैं या तो इधर मिल रही होंगी और या इधर मिल रही होंगी, 2 ही जगह है उनके पास, या तो अच्छा, और नदियां जहां मिलती हैं खत्म होती हैं उसको क्या कहते हैं? मुहाना। हम बात कर रहे हैं नदियों की। नदियां जो हैं वो किसी एक जगह से निकल करके बहते हुए या तो समुद्र में मिलेंगी या किसी दूसरी नदी में मिलेंगी। एक ही अंत है उनका, 2 अंत हैं, या सागर में या दूसरी नदी में। और जहां वो अंत होता है उस बिंदु को हम कहते हैं क्या? अंग्रेजी में कहते हैं माउथ। कुछ पल्ले पड़ रहा है? अच्छा, हमने आपको बताया कि कोई नदी कहीं से निकली और जाकर के सागर में मिल गई, समुद्र में मिल गई, और हमारे यहां तो 2 ही सागर हैं, या तो अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी। इधर पे एक खाड़ी है जिसको हम खंबात की खाड़ी कहते हैं। कौन सी खाड़ी कहते हैं? खंबात की खाड़ी है, या तो अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में, 2 ही जगह हैं। और अगर इन दोनों में नहीं मिल रही कोई नदी तो कहां मिल रही होगी? किसी दूसरी नदी में। इतना पॉइंट, इतना कॉन्सेप्ट हो ना नदियों का। भैया नदियों का टॉपिक समझ लो, फिर चाहे फिर तुम दुनिया की, अमेरिका की नदी पढ़ लेना तब भी तुम्हें समझ में आएगा, भारत की नदी पढ़ लेना तब भी समझ में आएगा। अभी आप ये मत समझो आप मध्य प्रदेश की, आप नदियों का टॉपिक पढ़ रहे हो जिसमें आपकी भारत की नदियां भी कंप्लीट हो रही हैं, मध्य प्रदेश की तो होंगी ही होंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बन रहा है ना। इंडिया लेवल की करोगे तो सभी राज्यों की पढ़नी पड़ेंगी, और मध्य प्रदेश स्तर की करोगे तो कहां की पढ़नी पड़ेंगी? जो मध्य प्रदेश के लिए जरूरी है। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात आपको बोली थी कि कोई नदी किसी एक पॉइंट से निकलती है
और बहती है बहती है बहती है बहती है बहती है और जाकर के कहां मिल जाती है? कहां मिल जाती है? समुद्र में या सागर कह लो, समुद्र कह लो, कोई एक बात है। अच्छा, कॉमन सेंस, मैंने अभी आपको कुछ रटाया नहीं है, मैंने आपको कुछ अभी ऐसी रटन विद्या नहीं बताई, खुद दिमाग लगाओ। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, इस तरफ कौन सा समुद्र है, किस नाम से है? अरब सागर। तो ये जो हमने नदी बनाई है, अभी अपन को इसका नाम नहीं मालूम है ना, अपन ने ये नदी जो बनाई है, जो चल रही है आराम से बहती हुई, मदमस्त एकदम अपनी फ्लो में चली जा रही है, एकदम बहती हुई। कोई अगर डूब रहा है तो उससे करिए आजा ले चलूं तो हुए हैं, आराम से पेड़ वेड़ झाते हुए, आराम से बहते हुए, कई जगह पूजा हो रही है, पाठ हो रही है, बहती हुई चली जा रही है, और उसका अंतिम बिंदु है अरब सागर। और कहां से आ रही है? किसी पूरब दिशा से आ रही है। किस तरफ जा रही है? पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है, सुनते चलना आराम से। एक बिंदु से स्टार्ट हुई, जहां से स्टार्ट हुई उसको क्या कहते हैं? उद्गम। और जहां खत्म हुई उसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहेंगे ओरिजिन एंड माउथ। अच्छा, कहां खत्म हो रही है? समुद्र में। और उस समुद्र को हम किस नाम से जानते हैं? अरब सागर से। अच्छा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि नदी अगर किसी एक बिंदु से निकल रही है और किसी एक बिंदु पे जा रही है, खत्म हो रही है, और अगर वो खत्म होने वाला बिंदु है, समुद्र है, सागर है, या अरब सागर होगा या बंगाल की खाड़ी होगा, तो उसको हम कहते हैं कौन सी नदी? मुख्य नदी कहते हैं। ठीक। और उसी नदी के नाम पर किसका नाम होता है? ड्रेनेज सिस्टम का नाम होता है। आराम समझना, बहुत आराम समझना भाई। ईपीटी पीपीटी पे हम तो नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, शायद भविष्य में पढ़ाएं। अभी तो हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको यूट्यूब पर पढ़ाने का उतना तजुर्बा नहीं है। ऑनलाइन वालों के लिए कह रहे हैं, तुमसे नहीं कह रहे हैं, है ना। तुम लोग भी घर पे जाके देखो तो तुम्हारे लिए भी उतना तजुर्बा नहीं है। अभी 8 9 10 वीडियो बनाई है, धीमे धीमे तजुर्बा आएगा तो हम उसमें नया नया चीजें ऐड करेंगे। अभी जितना आ रहा है, जैसा आ रहा है आप पढ़िए, है ना। तो जो अफवाह तंत्र जो है उसी नाम पर होता है। अब जैसे मैंने ये नाम जो ये मैंने नदी बनाई है ना, ये जो नदी है इसको आप नर्मदा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नहीं बताया कि मध्य प्रदेश में 6 नदी अफवाह तंत्र हैं, जिनमें से एक कौन है? नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। अब आराम से समझना, बहुत आराम से। अब हम बात कर रहे हैं कि अफवाह तंत्र क्या होता है। अब इसकी बात कर लो। पहली बात तो यह कि अफवाह तंत्र का नाम कैसे रखते हैं? नर्मदा ही क्यों है? क्यों है? क्योंकि जब कोई नदी किसी एक बिंदु से निकल करके कहां मिलती है? जाकर के सागर में, तो अफवाह तंत्र का नाम उसी नदी के नाम पर रख दिया जाता है। जैसे 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 अच्छा, तो अफवाह तंत्र क्या है? जैसे गंगा आ रही है कहीं से और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। ठीक, गंगा कहीं से आ रही है, अभी हम इसमें नहीं फंस रहे कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, कितनी किलोमीटर लंबाई है, अभी हम केवल टॉपिक समझ रहे हैं। क्योंकि ये सब जो चीजें हैं वो रटने की चीजें हैं कि कितनी लंबाई है, कहां से निकली, रटने की चीजें हैं। जब हमको समझ में ही नहीं आएगा टॉपिक तो हम रट नहीं पाएंगे। जो कईयों की शिकायत ये रहती है कि सर हम तो खूब याद करते हैं, हम भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि तुम समझते अच्छे से नहीं हो, तो फिर भूल ही जाओगे। जैसे गंगा नदी कहीं बिंदु से चलकर आ रही है उत्तराखंड राज्य से, और बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। इसीलिए उस अफवाह तंत्र का नाम किस नदी के नाम पर है? गंगा के नाम पर है। अगर गंगा की जगह यमुना होती, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कौन सी नदी होती कि यमुना कहीं से आ रही है और बहते बहते बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है, तो अफवाह तंत्र का नाम किसके नाम पे होता है? ड्रेनेज सिस्टम का नाम किस पे होता है? यमुना के नाम पे। तो हमारे मध्य, अच्छा अब ड्रेनेज सिस्टम पर आते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। सीधी सरल भाषा में, किताबी भाषा में बात नहीं करेंगे, बहुत सरल सी भाषा में बात करेंगे कि अफवाह तंत्र वह तंत्र है, वह पूरा सिस्टम है जो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी और उसकी भी सहायक नदियां और उसकी भी सहायक नदियां जब मिलकर के एक पूरा नदियों का एक तंत्र बनाती हैं, पानी का एक बहने का एक तंत्र बनाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छा उदाहरण देखो, अभी बताते हैं तुमको, इससे समझ में आएगा। अपन तो एक नदी अभी पकड़ लो, उससे अपन ओवरव्यू ले लो टॉपिक का। ओवरव्यू लेने के बाद हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास केवल एक चीज बचेगी, फलानी नदी इतने से निकल रही है, इतने जा रही है, इतने एक लंबाई है और कछुबा पे स्पेशल है, तो वो
केवल 4 बिंदुओं पर अपन बात करेंगे जब आप टॉपिक का पूरा ओवरव्यू ले लेंगे तब। जैसे अफवाह तंत्र कैसे मैं बताऊं आपको। जैसे कोई नदी आई नर्मदा में ऐसे मिल गई, ठीक, तो ये वाली नदी किसकी सहायक कहलाएगी? नर्मदा की। कहीं से निकली और कहीं जाकर के मिल गई। कोई नदी आई इधर मिल गई, कोई नदी आई ऐसे मिल गई, कोई नदी आई वो इसमें मिल गई, तो नर्मदा की सहायक ये और इसकी सहायक दूसरी वाली कोई नदी है, इसमें आकर के ये मिल गई, इसमें ये ऐसे 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 पूरा जो तंत्र है, कोई नदी यूं आके मिल गई है, कोई ऐसे मिल गई है, इसमें मिल गई, ऐसे मिल गई, ऐसे आ गई। ये जो पूरा जैसे ये नदियों का जो पूरा जाल जो है ऐसे जो बन जाता है बहते बहते। और हमने आपको अभी परसों जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि नर्मदा की कितनी सहायक नदियां हैं? 22 लेफ्ट से और 19 राइट से। मतलब 22 जो नदियां हैं वो लेफ्ट साइड से मिल रही हैं और 19 राइट। और जो सहायक नदियां हैं जिनको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं उनकी भी सहायक नदियां हैं। तो ऐसे करके जो पूरा जो सिस्टम बन गया नदियों का उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं अफवाह तंत्र। तो ये जो मैंने अभी बना दिया है कुछ तो भी, तो अगर हम देखें तो हम इसको क्या कहेंगे? कौन सी नदी का अफवाह तंत्र है ये? नर्मदा नदी का। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है समझ में? तो अभी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फैक्ट बोला था पढ़ाते पढ़ाते कि जो गंगा नदी अफवाह तंत्र है, गंगा नदी अफवाह तंत्र है। अच्छा, एक शब्द है अफवाह तंत्र और एक शब्द है नदी द्रोणी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिवर बेसिन। क्या बोलते हैं? बेसन नहीं, क्या है सर? बेसन, बेसन के लड़ुआ है, बेसन की बर्फी, उसको बोलते हैं रिवर बेसिन। आज अपन ने वो नहीं देखे। हाउ कौन गाली दे रहा है? नहीं तो दे सकते हैं, किसी को क्या पता। अच्छा, आलू खवा रहे थे। कैसे हो सर? एकदम मस्त है। ठीक है, आलू आलू यार घर पे भेज दो तो ठीक है, ऑनलाइन थोड़ी खाएंगे आलू। घर पे 20-50 किलो का एक कट्टा भेज दो तो काम आएगा। ऑनलाइन कह रहे हैं सर आलू खा लो। अब आलू कहां से खा ले? लगता ही नहीं कि आलू की खेती होती होगी। मैं आपसे ये कह रहा था, देखो 2-3-4 शब्द हैं। एक तो अफवाह तंत्र है। अफवाह तंत्र मतलब जो नदियां हैं और उसकी सहायक नदियां हैं और जो उनका पूरा बहने का जो सिस्टम है कैसे। चलो चलो, कल चल जाएगा काम, आज का काम तो चल जाएगा। देखें भाई, ये जो पूरा सिस्टम है कि कौन सी नदी कहां से आके मिल रही है, किस रूप में आकर के मिल रही है, कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, कैसे आ रही है, और वो पूरे सिस्टम कैसा बन रहा है, वो तो कहलाता है अफवाह तंत्र। ठीक। और जो पूरे क्षेत्र में जो कवर किया जाता है पानी से, उसको बोलते हैं नदी द्रोणी। थोड़ा सा अंतर है। नदी बेसिन मतलब जो बहने का प्रकार है, तरीका है, वो पूरा एक सिस्टम है, वो हो गया अफवाह तंत्र। और उससे जो पूरा क्षेत्र कवर किया गया है उसको बोल देते हैं अपन क्या? या तो अपवाद क्षेत्र कह लो, या नदी द्रोणी कह लो, या रिवर बेसिन कह लो। ठीक है, हमें इतना नहीं जाना है, अपने पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप उतना उतना समझते चलो, क्योंकि कई बार आप पढ़ रहे होगे तो आपको नदी द्रोणी शब्द आएगा, तुम कहोगे नदी द्रोणी, ये तो सर ने बताया ही नहीं, ये क्या होता है नदी द्रोणी। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यह है कि हमारे मध्य प्रदेश में गंगा तो है ही नहीं, तो फिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र गंगा नदी अफवाह तंत्र कैसे हो गया? जब गंगा नदी बहती नहीं है तो गंगा नदी अफवाह तंत्र सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कैसे हो गया? लगभग 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका पूरा एरिया है। कहां पर? कहां पर? मध्य प्रदेश में। किसका? किसका? गंगा नदी अफवाह तंत्र का। अच्छा, गंगा नदी अफवाह तंत्र जो है तो मध्य प्रदेश में कैसे? जब मध्य प्रदेश में गंगा बह नहीं रही तो फिर मध्य प्रदेश में गंगा नदी अफवाह तंत्र कैसे? अरे गंगा नदी नहीं बह रही, लेकिन गंगा
कि जो सहायक नदी है यमुना, और यमुना की सहायक है कौन? चंबल। समझ रहे हैं ना? और चंबल की सहायक है कौन कौन सी? काली सिंध। अच्छा, यमुना की सहायक और कौन सी है? केन। यमुना की सहायक और कौन सी है? बेतवा। यमुना की सहायक और कौन सी है? सिंध। है कि नहीं है? अच्छा, चंबल की बात हो रही है। चंबल की सहायक काली सिंध, पार्वती, शिप्रा, और भी हैं बहुत सारी, कुंद, कुंवारी और दुनिया भर की नदियां हैं। तुम्बाड़ है, तुम्बड़ नदी है, सिवना नदी है, ये सब किसकी सहायक है? चंबल की। फिर केन नदी की सहायक है, फिर बेतवा नदी की सहायक है, और सिंध नदी की सहायक है। तो मैंने अभी बताया ना आपको कि मुख्य नदी तो गंगा है, जिसका मध्य प्रदेश में कोई बहाव क्षेत्र नहीं है। इसकी सहायक है यमुना। यमुना इलाहाबाद में जाकर के, अच्छा, दो नदियां और हैं जो मध्य प्रदेश में बहती हैं और जो गंगा की सहायक है। कौन कौन सी? एक तो टॉन्स है और एक सोन है। अब इतनी सारी नदियां का संबंध है किससे? अंत में कुछ नदियां उसकी सहायक में मिल रही हैं और सहायक की सहायक में मिल रही हैं। कुछ नदियां जैसे सोन है, वो डायरेक्ट गंगा में जाकर के अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेती है। तो मैंने क्या कहा कि मुख्य नदी, उसकी सहायक नदी और उसकी सहायकों की सहायक नदी का पूरा सिस्टम कहलाता है क्या? अपवा तंत्र। तो मध्य प्रदेश में गंगा अपवा तंत्र हुआ कि नहीं हुआ? और बहुत बड़ा एरिया, क्योंकि इतनी सारी नदियां जो हैं वो किसका हिस्सा हैं? गंगा नदी अपवा तंत्र। यमुना नहीं बहती मध्य प्रदेश में, लेकिन यमुना की सहायक बहती हैं मध्य प्रदेश में, जैसे चंबल है, केन है, बेतवा है, सिंध। ये तो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। फिर कौन सी है? चंबल। फिर ताप्ती, उसके बाद ताप्ती, फिर सोन, बेतवा, ये प्रमुख नदियां हैं। तो ये गंगा नदी अपवातन समझ में आया आपको? आया? कुछ पल्ले पड़ रहा है? अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? क्या पल्ले पड़ा अभी तक? अफवाह तंत्र होता है, मुख्य नदी के नाम पर होता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र गंगा नदी अफवाह तंत्र है। और मध्य प्रदेश के गंगा नदी अफवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल। अब हमको करना क्या है? अब हमने इतना समझ लिया कि भाई अफवाह तंत्र होता है, और सबसे बड़ा अफवाह तंत्र जो है वो कौन सा है? वो गंगा नदी अफवाह तंत्र है, और लगभग 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला है मध्य प्रदेश में, किलोमीटर में। अच्छा, इस गंगा नदी अफवाह तंत्र इतना बड़ा है कि इस गंगा नदी अफवाह तंत्र के कुछ उपतंत्र भी बताए गए हैं। जैसे 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 समझना आराम से, जैसे यमुना नदी उपतंत्र, जैसे टॉन्स नदी उपतंत्र, जैसे सोन नदी उपतंत्र। अगर कोई आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश में गंगा नदी अफवाह तंत्र है, तो आप कहोगे बिल्कुल है। वो पूछेगा कि सबसे बड़ा क्षेत्र किसने घेर रखा है, तो आप कहोगे गंगा नदी अफवाह तंत्र ने घेर रखा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फिर आप उसको यह भी बताओगे कि और समझने के लिए, और अच्छे से जानने के लिए, उस गंगा नदी अफवाह तंत्र को हमने 3 भागों में बांट रखा है, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कि यमुना रिवर सब ड्रेनेज सिस्टम उपतंत्र।
ये यमुना नदी उपतंत्र किसका भाग है? इसका। अच्छा, जैसे मुझे एक बात चीज बताओ कि मैंने अभी थोड़ा सा आपको डेमो दिया, थोड़ा सा, बहुत बहुत थोड़ा सा। मुझे आप ये चीज बताइए कि जो हमारा गंगा नदी अफवाह तंत्र है, तो गंगा नदी अफवाह तंत्र में यमुना नदी उपतंत्र है। तो यमुना नदी उपतंत्र में कौन कौन सी नदियां आ जाएंगी? चंबल आ जाएगी, सिंध आ जाएगी, काली सिंध, केन, बेतवा, जो भी इससे रिलेटेड है वो सारी नदियां इसमें आ जाएंगी। और जो नदियां किससे संबंधित है? टॉन्स से। जैसे कौन कौन सी है? जैसे बीहड़। अभी आप पढ़ोगे ना तो आपने ओवरव्यू ले लिया ना, फिर आप जब पढ़ना चालू करोगे फिर आपके दिमाग में ऐसी घुसेंगी चीजें तीर की तरह। मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा, किताब पढ़ रहे होगे ना, किताब कोई सी भी, तो आपको वो टॉपिक समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे कि टॉन्स नदी है, जिसका पुराना नाम तमसा है, जिसका संबंध रामायण से है, और यह निकलती है और ऐसे से जाकर के इलाहाबाद के पास में गंगा नदी में, प्रयागराज के पास में है ना। नहीं तो कहें कि इलाहाबाद, जो नाम बदल गया, मास्टर कह रहा है इलाहाबाद ये तो धर्म विरोधी है। भैया प्रयागराज के पास में, प्रयागराज के पास में सिरसा के जगह है, वहां पर जाकर के टोन्स मिल जाती है गंगा में। तो जब आप पढ़ोगे तो दिमाग के अंदर बिल्कुल घुसेगा एकदम। इसीलिए ये गंगा में मिल रही हैं तीनों नदियां, इसीलिए इनके नाम पर उपतंत्र है, चंबल के नाम पर नहीं। ये तीन नदियां तो डायरेक्ट किस में मिल रही हैं? गंगा में। जैसे टॉन्स नदी है, जैसे टॉन्स नदी की सहायक आ जाएंगी बीहड़, औदा, महान, ये सब किसकी सहायक है? टॉन्स की। सोन नदी उपतंत्र में जैसे जोहिला, गोपद, रिहंद, और भी 3 4 5 नदियां हैं, कन्नर। तो अभी तक हमने ये समझा कि गंगा नदी अफवाह तंत्र के 3 उपतंत्र हैं। कौन कौन से? यमुना, टॉन्स और सोन। ठीक। और फिर अगर हम बेसिकली बात करते तो इस सब का सब काय में आता है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र। और इंडिया लेवल पर चले जाएंगे फिर तो और ही बात अलग हो गई, फिर तो और ही अलग बात हो, है ना। देखो नदियां हैं नदियां हैं, नदियों के साथ साथ बहुत सारे टॉपिक साथ में चलते हैं। नदियां हैं, नदी है तो नदी झील भी बनाएगी, नदी झरने भी बनाएगी, और सरकारें नदियों पर क्या लगाएंगी? परियोजनाएं भी लगाएंगी। और जब परियोजनाएं लगाएंगी तो बनेंगे क्या नदियों के ऊपर? बांध। तो हमको एक नदी में या नदी वाले टॉपिक में ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, कंप्लीट करने हैं एकदम। कुछ पल्ले पड़ रहा है आपको? अच्छा, पल्ले पड़ रहा है तो बताइए मध्य प्रदेश में कितने अफवाह तंत्र हैं? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? गंगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है महानदी अफवाह तंत्र। कौन सा? कौन सा? कौन सा? क्या बात है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? नर्मदा, लंबी नदी, लंबी। मध्य प्रदेश की सबसे चौड़ी नदी है बेतवा। कौन सी? कौन सी? ये ओवरव्यू वाले फैक्ट हैं, अभी नदियां तो अभी पढ़ाना चालू ही नहीं किया, और फिर भी आपको लगभग बहुत सारा टॉपिक चल गया है पता। अब केवल रटने का है मामला, अब केवल बचा है रटने का मामला। देखो रटवा तो अभी हम देंगे तुमको, एक एक करके सारे अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा पहला टॉपिक है गंगा नदी अफवाह तंत्र, तो अपन पढ़ेंगे कौन सी नदी? कौन सी पढ़ेंगे? चंबल। और चंबल तो भाई अपन चंबल वासी हैं। चंबल केवल हम लोगों के लिए केवल नदी मात्र नहीं है। चंबल जो है वो हम लोगों के लिए इमोशन है, भावनाएं हैं, हमारी उससे भावनाएं जुड़ी हैं। चंबल नदी तो वाकई में जुड़ी है, चंबल नदी से हमारी पहचान है।
और हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पहचान अच्छी बने, ना कि खराब, कि चंबल के नाम से आदमी डरे ना, वो ये कहे कि अरे चंबल, अरे वहां के लोग तो बड़े अच्छे हैं, वहां के लोग तो बड़े हेल्पफुल हैं। और हेल्पफुल तो हैं, देखो इसमें नो डाउट, हम लोग जो हैं वो हेल्पफुल हैं, बस थोड़ा गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा आता है, बस कोई थोड़ा सा ऐंठ में बात ना करे, फिर अपन जी कहते तू होगो कहूं को प्रधानमंत्री, का करे वो, मारे हो ना, जा से ज्यादा तो कछु कर नहीं पाएगो, देख लेंगे। तो नहीं, ये आप उसको हंसी मजाक में ना लीजिए, या जो भी हमारा चंबल के बाहर का व्यक्ति सुन रहा है, यहां का जो व्यक्ति है अन्याय नहीं करता किसी के साथ में। हाँ, ये तुम इतिहास उठा लो, अन्याय करते नहीं है, फिर अन्याय सहते भी नहीं है। पानी थोड़ा ऐसा है, क्या करें, है ऐसा, जगह ऐसी है, लेकिन अन्याय तुम ये कभी मत सोचना कि अच्छा। एक और चीज है, अपने क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले, दूसरे राज्यों के मुकाबले महिलाओं के साथ कम ही अपराध होते हैं। देखो अभी की युवा पीढ़ी की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो पहले की बात कर रहा हूं। अभी की युवा पीढ़ी तो इंस्टाग्राम देख के मक्कारी काट रही है एकदम। हाँ, अपने क्षेत्र में महिलाओं के सम्मान के लिए ही सर उड़ा दिए गए लोग आगों के, है ना। तो चंबल तो अपने लिए इमोशंस है, अपने लिए केवल नदी मात्र नहीं है। जैसे चंबल की हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं, जैसे चंबल है, चंबल के बाद हम चंबल की सहायक नदियां पढ़ेंगे, जब वो खत्म हो जाएंगी तो फिर पढ़ेंगे टोन्स, फिर पढ़ेंगे सोन। तो ऐसे करके सबसे पहले हम खत्म करेंगे क्या, गंगा नदी अफवाह तंत्र, जितनी भी नदियां आती है उसमें वो। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, फिर पढ़ेंगे कौन सा, ताप्ती नदी अफवाह तंत्र, फिर पढ़ेंगे माही नदी अफवाह तंत्र, फिर पढ़ेंगे गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, और फिर पढ़ेंगे अंत में, अच्छा सबसे बड़ा नदी अफवाह तंत्र कौन सा है, तो सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी नदियां और ठीक ठाक मात्रा वाली नदी कहां होंगी, गंगा नदी अफवाह तंत्र में, है ना। जैसे चंबल है, तो चंबल के लिए कहा जाता है कि ये रही चंबल है, मेरे प्रभु श्री राम। चंबल नदी, चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, इंदौर से निकलती है। कहां से, इंदौर से यूं बहती हुई राजस्थान में होती हुई ऐसे करके मुरैना से जाती हुई यहां से आ रही है यमुना, और दोनों बहनें मिल जाती हैं इटावा के पास में। कहां मिल जाती हैं, कहां मिल जाती हैं, इटावा के पास में, इटावा के पास में, इटावा के पास में। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर स्क्वायर। इंदौर से निकलती है, इंदौर की एक पहाड़ी है जाना पाव। कौन सी पहाड़ी, जाना, जहां जाना पाओ वो पहाड़ी, क्या नहीं, जाना पाओ, उते उते नहीं जाना पाओ, ऐसे याद कर लेना ट्रिक वाइज। जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है, जाना पाओ पहाड़ी का एक पॉइंट है, कौन सा, वांचू पॉइंट, वहां से ये नदी निकलती है। पौराणिकता, ऐतिहासिकता, प्राचीनता, पौराणिकता मैंने कही तो पुराणों में, ठीक, प्राचीन ग्रंथों में इसके कई सारे नाम हैं, ठीक। एक नाम है इसका रीति देव की कीर्ति। किस, कौन से देव की, रीति देव की कीर्ति। और चर्मवती, चर्मवती, धर्मावती, धर्मावती, ये सब किसके नाम है भैया, ये चंबल नदी के नाम है। कौन कौन से, चर्मवती, धर्मावती, रीति देव की कीर्ति, कामधेनु। कौन सी धेनु, कामधेनु। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहने वाली ये नदी हमारे मध्य प्रदेश की उत्तरी प्राकृतिक सीमा बनाती है, और मुरैना से मुरैना को छूते हुए कहां जाकर के मिल जाती है, कहां जाकर के मिल जाती है, इटावा के पास यमुना में जाकर के मिल जाती है। ये बात हो गई। अच्छा, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की जो नदी है चंबल नदी, इसके कुछ मैंने आपको उपनाम बता दिए। कौन कौन से उपनाम है, चर्मवती, रीति देव की कीर्ति, धर्मावती, कामधेनु। कामधेनु 965 किलोमीटर लंबाई के साथ यह जो नदी है, 3 प्रमुख झरने बनते हैं इस पर। कितने, 3 से 4 प्रमुख झरने बनते हैं। एक झरना बनता है जिसको हम जानते हैं चूलिया जलप्रपात के नाम से। कौन सा जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, 18 मीटर ऊंचाई है। मैं सारे झरनों की ऊंचाई तो नहीं बताने वाला, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको इसके बता रहा हूं। चूलिया जलप्रपात जो है ये राजस्थान के भैंसौड़गढ़, कौन सा, भैंसौड़गढ़,
जगह पर आपको मिलेगा। ठीक, भैंसोड़गढ़ में मिलेगा कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात। किस नदी पर बना है? चंबल पर। और एक जलप्रपात है जिसका नाम है झाड़ी दहा। कौन सा? झाड़ी दहा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? कौन सा दहा? कौन सा दहा? झाड़ी दहा। एक जलप्रपात है शीतला जलप्रपात। शीतला जलप्रपात, समझ रहे हो आप लोग? मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चंबल। और जिस नदी के ऊपर कुछ झरने हैं, कौन कौन से? चूलिया, झाड़ी दहा और शीतला माता जलप्रपात। ठीक, हाँ शीतला माता जलप्रपात। लो माता लगा लो, ठीक है, हाँ माता के नाम। और पाताल पानी, पाताल पानी जलप्रपात। कितने जलप्रपात हो गए? 4। कौन सी नदी पर? चंबल। चंबल एक यहां की हमारे प्रमुख नदी है जो मध्य प्रदेश की उत्तरी प्राकृतिक सीमा बनाती है। और सुन लो, सुनते चलो ध्यान से, और फिर मैं पूछूंगा कितने पॉइंट्स तुमको याद हो गए। रटे नहीं है अभी अपन ने कुछ भी इसमें से। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि मध्य प्रदेश की चंबल नदी जो है, इसकी प्रमुख कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है? तो कौन कौन सी है? काली सिंध। कौन सी सिंध? एक सिंध जो कैसी है? काली। और कौन सी? पार्वती। ये प्रमुख हैं। और कौन सी? क्षिप्रा। कौन सी? क्षिप्रा। ठीक है, और भी देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है? ये हम प्रमुख प्रमुख नदियां देख रहे हैं, पार्वती, काली सिंध, ठीक है? तो काली सिंध हो गई, कूनो है, कुंवारी है, और एक बनास नदी भी है। कंफ्यूज मत होना, एक नदी इधर भी है बनास, एक नदी इधर भी है बनास, ठीक? क्षिप्रा प्रमुख नदी है। क्षिप्रा तो आप जानते ही हैं, उज्जैन के पास में है। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी? चंबल की। चंबल के बारे में एक बात और जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के अंदर इतनी सारी नदियां हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने पहली परियोजना किसी नदी के लिए, अगर किसी नदी पर पहली परियोजना लगाई गई तो वो किस पर लगाई गई? चंबल पर लगाई गई। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मध्य प्रदेश में अगर पहली परियोजना चालू की गई 1953-54 में, पहला प्रोजेक्ट अगर किसी रिवर पर स्टेबल किया गया तो वो किस रिवर पर किया गया? नर्मदा पे नहीं किया। बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, हिंदी में कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय। आपकी ये नौकरी करने की तैयारी जो है, ये कैसी परियोजना है? ये तुम्हारी बहुउद्देशीय परियोजना है कि तुम सोच रहे हो कि नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? सूट होगा बदन पे, कार होगी, गाड़ी होगी, इज्जत होगी, माता पिता का जो सीना है ऐसे गर्व से, ऐसे पिताजी ऐसे बैठ रहे होंगे, ऐसे पैर पे पैर डाल गए, लड़का हमारा पुलिस में है, उठवा लेंगे रातों रात, ज्यादा मत बोला करो हमसे, है? तो बहुउद्देशीय परियोजना है, इज्जत। और वो तुम्हारा जो बचपन से अपने इंडियन फैमिली में एक सपना लेके बच्चों को पैदा किया जाता है, शादी, कि ललो की तो शादी करें। ललो जैसी धरती पे आई, ओ भाई शादी की तैयारी, किस्त बांध दियो। अरे भाई पहले ना ढंग से आंखें तो खोल लेने दो। लड़कों को भी बताए, तू अगर ढंग से पढ़ेगा लिखेगा तो दहेज वहेज सही मिलेगा तेरे को। तो अपना जैसे नौकरी तैयारी करना, तो आप बहुउद्देशीय परियोजना है ना, कि एक उद्देश्य नहीं है, बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति। तो ऐसे ही नदियों पर चलाए जाते हैं प्रोजेक्ट। कौन से? उनको बोला जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। कैसी उद्देश्य? मतलब उस परियोजना से कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही हो। जैसे 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 चंबल नदी पर, मैं अभी ज्यादा डीप तो नहीं बताऊंगा आपको, उतना ही बताऊंगा। चंबल नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना स्टार्ट की गई, जिसमें 3 बांध परियोजनाएं थी। कौन कौन सी? गांधी सागर परियोजना। कौन सा सागर? महात्मा गांधी के नाम पर है, गांधी सागर परियोजना।
राणा सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, ये दोनों राजस्थान में हैं। मतलब इनके ऊपर बांध कहां बनाया गया है? राजस्थान में। और ये मंदसौर में है। याद रहेगा क्या? गांधी सागर के नाम से कुछ भी मिलेगा तो वो कहां मिलेगा? मंदसौर। अब ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इसमें क्या है? इसमें आपको पीने का पानी भी सप्लाई हो रहा है, इसमें विद्युत भी बनाई जा रही है, पानी से क्या बनाई जा रही है? बिजली भी बनाई जा रही है, और खेतों में सिंचाई के लिए पानी भी पहुंचाया जा रहा है। तो हो गया ना बहुउद्देशीय। अगर कोई परियोजना लगाई गई किसी नदी पर और केवल उससे पीने के पानी की सप्लाई हो रही है, तो क्या वो बहुउद्देशीय है क्या? नहीं। लेकिन बिजली भी बना रहे हैं, खेतों तक भी पानी पहुंचा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट क्या कहलाएगा? बहुउद्देशीय। अच्छा, चंबल नदी को एक अध्यारोपित नदी कहते हैं। कैसी नदी कहते हैं? सुपर इम्पोज्ड रिवर, अंग्रेजी का एक वर्ड है। कौन सा रिवर? सुपर इम्पोज्ड रिवर कहते हैं। कौन सा रिवर कहते हैं? सुपर इम्पोज। अब ये सुपर इम्पोज्ड का मतलब क्या है? सुपर इम्पोज्ड का मतलब है कि जब कोई नदी समझ पाओ तो समझ लेना, नहीं समझो तो रट लेना कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अध्यारोपित नदी या पूर्वावर्ती नदी कहलाती है, तो आप कहेंगे कौन सी? चंबल। तो अध्यारोपित नदी उन नदियों को कहा जाता है कि जो नदियां स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती। मतलब जो भूमि है, जो स्थल खंड है, उसका जो ढाल है, जिस तरफ है, उसका अच्छे से अनुसरण करना, मतलब उसको फॉलो करना। जैसे तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहे इंस्टाग्राम पे, ससुरे रोज 2-4 बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। अनुसरण मतलब फॉलो करना। हाँ, एक छोटा सा इंस्टाग्राम अकाउंट है, पता नहीं तुम लोगों को क्या लगता है कि हम फॉलो कर देंगे मास्टर फेमस ना हो जाए कहीं। मास्टर को ऐसे ही घूमने दो। अगर सोचो सब्सक्राइब करने का या फॉलो करने का पैसा लगता होता है ना, तो भैया मेरी तो लंका लग गई थी। फिर तो और ही, अगर ऐसे कह रहा होता इंस्टाग्राम वाला कि 2 रुपया लेंगे एक फॉलो करने पे या सब्सक्राइब करने पे 2 रुपये लेंगे। सही बता रहा हूं। अरे कई बच्चे तो ऐसे, जैसे कई बच्चे हैं पुराने जिन्होंने फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, है ना, बाद में अनफॉलो कर दिया। अब हम जी मन में सोच रहे कि हमने इनका ऐसा क्या बिगाड़ दिया यार, ऐसा क्या बिगाड़ा इनका? हमने इनसे फीस नहीं मांगी किसी जमाने में, हमने इनको 6-6 घंटे पढ़ाया, और कहते नहीं अब मास्टर की शकल अच्छी नहीं लग रही, अब दूसरा मास्टर कोई देखेंगे। कोई बात नहीं, चलता रहता है, जीवन है, हंसी मजाक की बात है। मैं ये कह रहा था कि जो नदियां स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती, वो नदियां कहलाती हैं कौन सी नदियां? अध्यारोपित नदियां। मध्य प्रदेश की चंबल नदी एक सुपर इम्पोज रिवर है। कैसी रिवर है? मध्य प्रदेश की चंबल नदी को रेंगती मृत्यु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया रेंगती मृत्यु? इसको अपन क्या कहते हैं? रेंगती मृत्यु। ये एक अध्यारोपित नदी है, इसीलिए रेंगती मृत्यु भी है। ये मिट्टी का कटाव बहुत तेजी से कर रही है, और जिस प्रोसेस से ये कटाव कर रही है, ये रटने वाले फैक्ट, यही फैक्ट पूछे जाते हैं। जिस प्रोसेस से ये कटाव कर रही है, कटाव मतलब इरोजन, धीमे धीमे कटना, झरना, उसको कहते हैं अपर्दन। तो मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में कौन सी नदी बदनाम है मिट्टी के अपर्दन के लिए? मां चंबल। अपने लिए तो मां जैसी नदियां अपने धर्म ग्रंथों में बताया गया कि मां है ना, लेकिन अपन इज्जत नहीं करते, कह देते हैं मां। भाई मैं ससुरा जो कुछ मिल रहा है सब बहा दिया, नल्ले का पानी है बहा दो, मैयो ही तो है, झेल लेगी। और क्या, मां जितना तो देखो कोई झेल नहीं सकता अपना, उसका बच्चा, पूरी दुनिया उसको क्रिटिसाइज कर रही हो, पूरी दुनिया कह रही हो कि इसने अपराध किया है, लेकिन मां का दिल बेचारा, तो मां का दिल है, वही झेल सकती है बस। तो इसीलिए अपनी मेंटलिटी वही है, अरे मम्मी है झेल लेंगे, मिला दो नल्ले को पानी, मिला दो,
फैक्ट्रियों का पानी मिला दो, गंदगी मिला दो, जो कछु घर को कूड़ा कचरा हो, जो भी इकट्ठा कर लिया हो, नदी आ गई, नदी आ गई, फेंक दो नदी में। पता नहीं क्या करते हैं, ये भी नहीं सोचते कि जेई नदी का पानी हमारे घर आएगा। सब कुछ, कई जगह तो जानवर वानवर मर गए, बहा दो, नदी में बहा दो। हाँ, यही होता है। हमारे जो मध्य प्रदेश की चंबल नदी है वो अपर्दन के लिए, इरोजन के लिए पूरे भारत में बदनाम है। मिट्टी का कटाव करती है, और मिट्टी के कटाव के कारण हमारे यहां पर बीहड़ बन गए हैं। क्या बन गए? बीहड़। बीहड़ मतलब जो सामान्य जगह, मिट्टी की जगह गड्ढे बन गए हैं बहुत ज्यादा, उसको अपन बीहड़ कहते हैं। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा बीहड़ जो है वो मुरैना, भिंड वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, और जिले के रूप में सबसे ज्यादा बीहड़ मुरैना में मिलते हैं। और इसको, अच्छा, इसका जो कटाव करने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन। कौन सा अपर्दन? अरे क्वेश्चन आ चुका है कि चंबल नदी कौन सा अपर्दन करती है? गली इरोजन। इंग्लिश में कौन सा इरोजन? गली इरोजन। हिंदी में कौन सा इरोजन? अवनलिका। और इसके अब मिट्टी के कटाव के कारण इसको अपन कौन सी मृत्यु? रेंगती। पूरी मिट्टी को बिल्कुल एकदम तहस नहस कर दिया है। अब जब सुनो, जब ये रहा प्लेन एरिया, अब इधर गड्ढा हो गया, फिर इधर गड्ढा हो गया, फिर इधर गड्ढा हो गया, इधर गड्ढा, कैसे बोओगे फसल? कुछ कर पाओगे उस मिट्टी में? कुछ नहीं कर पाओगे, घर भी नहीं बना पाओगे। एक टीला इतना बड़ा, फिर दूसरा टीला, तीसरा टीला, चौथा टीला, कैसे क्या करोगे? तो बीहड़ बन गए हैं। किसकी वजह से? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब तो आजकल कृषि मंत्री हैं, तो उन्होंने लगभग आज से 10 या 12 साल पहले, यानी कितने साल, 14 यानी 13 के चुनाव के पहले घोषणा करी थी एक बेहतरीन, कि मुरैना के बीहड़ों को खत्म करके वहां पर उद्योग लगाए जाएंगे। मतलब जो बीहड़ बने हैं ना, तो उन पर चलाएंगे अपन बुलडोजर, ठीक है, प्लेन कर देंगे। प्लेन करने के बाद वहां क्या लगाएंगे? फैक्ट्री। और बढ़िया फैक्ट्री चल रही है, मैं तो देख के आया था, नहीं वास्तव में चल रही है। एक शू फैक्ट्री है वहां, एक टाइल्स बनाने की है, एक पंखा बनाने की है, एक फैक्ट्री में तो BMW बन रही थी। हाँ, पूरे में फैक्ट्री लग चुकी है। तुम्हें नहीं पता? नहीं पता? एक जगह हाँ हवाई जहाज भी बन रहा था, बोइंग भी बन रहा था वहीं। तो ऐसा उन्होंने घोषणा करी थी 2013 के चुनाव से पहले। तो उन्होंने कहा था कि बीहड़ में हम क्या लगाएंगे? फैक्ट्री लगाएंगे। कहां पर है फैक्ट्रियां? कहां पर है फैक्ट्रियां? बीहड़। और बीहड़ कहां पर है? मुरैना। क्यों है बीहड़? क्यों है बीहड़? अपर्दन किस तरह का? कौन सी नदी कर रही है? कौन सी नदी कहते हैं उसको? सुपर इम्पोज रिवर ऑफ MP। कौन सी? चंबल। चंबल का पुराना नाम? धर्मावती, चंवती, रीति देव की कीर्ति, कामधेनु। ठीक, क्लियर? चंबल निकलती कहां से है? इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से। बांचू पॉइंट राजस्थान से होती हुई उत्तर की तरफ से मुरैना होते हुए कहां पर? इटावा। लंबाई कितनी? 900 पे। लंबाई कितनी? 900। एक नदी है कौन सी? सिंध, जो कैसी है? काली है। देवास के बागली गांव से निकलती है। कहां से? देवास के कहां से? बागली गांव। और एक जगह का नाम याद रखना, अमोदिया। कहां से निकलती है? अमोदिया से। 12-5 तक पढ़ाएंगे बेटा, हैं? छोड़ देंगे फिर आपको। कहां से निकलती है? देवास के बागली गांव से निकलती है। और ये जो देखो, आपने नदियों का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आपको याद क्या रखना है? कहां से निकल रही है, ओरिजिन, कहां समाप्त हो रही है, कहां समाप्त हो रही है। अरे इतना याद रखो, राजस्थान में कौन सी नदी में? तो ये क्या कहलाएगा? माउथ है। और अगर कहीं है, देखो कई सारी नदियां हैं जिनकी लंबाई नहीं है, ऑथेंटिक लंबाई नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी लंबाई कई जगह क्वेश्चनों में पूछा गया है, तो 150 बताई गई है। तो इसकी लंबाई है कितनी? 150 किलोमीटर।
इतना याद रखना है बस, पहला टर्म। अब चंबल बड़ी नदी है तो उसके ऊपर परियोजनाएं चल रही हैं, दुनिया भर की बातें चल रही हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो पहले कह चुका हूं, बस मुझ तक आवाज ना आए, बाकी तुम पीछे डांस करो, लड़ो भिड़ो, सो जाओ अपने को कोई दिक्कत नहीं। तुम तो पीछे टेबलें ऐसी लगा लो और बैग रख के ऐसे लेट जाओ, फिर कहो हाँ सर चालू करो काली सिंध। अच्छा, सोनकच्छ एक शहर है देवास के अंदर, वो इसके किनारे बसा हुआ एक शहर है, जैसे डबरा है ऐसे। और अगर देवास के बारे में भी आपसे पूछा जाए कि देवास किस नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे कौन सी नदी? काली सिंध। कहां मिलती है जाकर के? कहां मिलती है? चंबल में मिलती है। क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। अब समझो जरा, बढ़िया नदी है एक, कौन सी? शिप्रा। धन्यवाद कह दो इसको। पूछो क्यों? क्यों कहना है धन्यवाद? इसलिए कहना है कि यह जो नदी है, इस नदी के किनारे हर 12 साल के बाद क्या लगता है? महाकुंभ लगता है। तो महाकुंभ लगेगा कब? 2028 में। तो 28 में कुंभ लगना है, इसी वजह से पुलिस की वैकेंसी आ गई है। इसीलिए थैंक यू किसको बनता है? हे मैया, तुम जहां नहीं होती तो वैकेंसी देखे बेको। हाँ, एसआई की नहीं आई 7-8 साल से, कुंभ की वजह से आ गई। हाउ। क्षिप्रा मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी जो निकलती है इंदौर से। इंदौर के काकरी बरडी की पहाड़ी के पास बैणेश्वर कुंड से। कौन सी नदी भैया है? कौन सी नदी? क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी जो है मंदसौर में होते हुए, ऐसा कहते हैं कि मंदसौर होते हुए कोटा और मंदसौर दोनों पास पास में है ना, तो वहां काय में मिल जाती है? तो चंबल की सहायक, और 195 किलोमीटर का सफर तय करती है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। क्यों? क्योंकि भाई साहब, क्या लग रहा है? और ये जो नदी है ये बहती है सबसे ज्यादा कहां पर? उज्जैन। तो महाकाल के मंदिर जाते हो तो डुबकी कहां लगा के आओगे? कहां लगा के आओगे? क्षिप्रा नदी में। क्या कह रहे हैं ये? क्षिप्रा नदी, ठीक है। चलो भैया बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो नदी है, ये जो नदी है, इसके बारे में स्कंद पुराण में कुछ बातें कही गई हैं। कहा गया है, कौन से पुराण में? इसकी व्याख्या कौन से पुराण में की गई है? कहीं लिखा है कि इनका जो जन्म है वो विष्णु जी से हुआ है, और एक जगह लिखा है कि इनका जो जन्म है वो शिव के कमंडल से हुआ है। ठीक है। और अगर हम प्राचीन ग्रंथों में चले जाएं तो ये कहा जाता है कि जो क्षिप्रा नदी है ये पारियात्र पहाड़ से निकलती है। पारियात्र पहाड़ से निकलती है। अब तुम कहोगे सर ये पहाड़ कहाँ है, ये तो तुमने बताया नहीं, तो ये कहेंगे कि हम ये धर्म ग्रंथों में हैं। ठीक। और ऐसे इसकी लोकेशन अगर देखें तो कहां? इंदौर। और इंदौर में कहां? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का कौन सा हिस्सा? पश्चिमी हिस्सा। ये जो क्षिप्रा नदी है, यहां क्या लगता है? महाकुंभ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं?
सिंहस्थ के नाम से जानते हैं। और जब 2028 में लग रहा है तो इसका मतलब पहले कहां कब लगा था? 2016 में। 2016 में। नहीं आ रहा समझ में? अरे अभी हुआ नहीं था, प्रयागराज में कुंभ हुआ था, है महाकुंभ हुआ था 144 वर्षों के बाद, है। आप लोग गए थे? क्यों, समय नहीं मिला? पढ़ रहे थे? अच्छा अच्छा, गए थे। जाना ही चाहिए, जाना चाहिए। मैं भी जा रहा था लेकिन थोड़ा भीड़ मतलब बहुत थी, तो उस वजह से मैंने कहा जिंदा रहेंगे तो आगे का कोई कुंभ देख लेंगे। अब शिप्रा वाला होगा तो तुम में से लग जाएंगे बच्चे कुछ, मुझे मालूम है कुछ तो लगेंगे ही। तो तुम्हारी ड्यूटी होगी उज्जैन में ही, तो तुम्हें फोन कर लेंगे कि लला या ललो हम आ जाएं, तो तुम कहोगे हाउ मास साहब आ जाओ, हमारी हमारी व्यवस्था ने नवाबी दुबाबी कर दियो में तई, हाउ मास साहब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम तो अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि तुम लग जाओगे। तो ऐसे लगे हुए कई सारे बच्चे, कभी जाना होता है तो वहां लाभ मिल जाता है। अब एक दो बच्चे अपने ओरछा में भी हो गए हैं, तो वहां जाना होता है तो ठीक ठाक थोड़ा सा बेईमानी हम करते नहीं है दर्शन वर्शनों में कि वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए और फलाना चाहिए ढिमका चाहिए। बस ये कि कोई आ जाता है तो पैदल चलने से बच जाते हैं, कोई गाड़ी लेके आ गया अपनी कि माँ साहब पैदल मत चलो, 10-20 रुपया बच जाते हैं ऑटो के, यही स्वार्थ है ना। वो कह जाता है होटल वाले, सर से पैसे मत लेना, अपना ही मास्टर है ना, तो 100-500 रुपया वाके बच जाते हैं। अपन इसी में खोसेंगे, अरे अपना ही आदमी है। चलो कोई बात नहीं। तो ये समझ में आया। छिपरा को लेकर के एक चीज और याद रखनी है तुमको, वो याद रखना है इसके पुराने नाम। ठीक, जैसे इसका एक पुराना नाम है पूर्ण सलिला। क्या? पूर्ण सलिला। किसके? शिप्रा नदी के किनारे अगर कुंभ लग रहा है तो धर्म के हिसाब से ये नदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? क्योंकि केवल 4 जगह हैं जहां कुंभ लगता है। कहां कहां लगता है? उज्जैन, प्रयागराज, उत्तराखंड हरिद्वार, और है नासिक गोदावरी नदी है। तो प्रमुख हो गई ना कुंभ। तो कुंभ महाकुंभ जहां लग रहा है तो वो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गई जगह। अच्छा, पूर्ण सलिला, पाप हरणी, मोक्षदायिनी। अब तुम कहोगे सर ये सब रटने हैं। आप जब 2-4 बार पढ़ लोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसका नाम ये, ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, आप टिक कर देंगे। ठीक, मोक्षदायिनी, पाप हरणी, अवंती। कौन? अवंती। कनक श्रृंगा, ज्वर हरणी। ज्वर मतलब बुखार। ज्वर हरणी, कनक श्रृंगा, अमृत संभवा। अमृत संभवा किसके नाम है भैया ये? आए? छिपरा। कहां पर है छिपरा? उज्जैन में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, नदी तो अपन पढ़ रहे हैं, नदियां हम पढ़ रहे हैं, नदियों के किनारे क्या है? आप में से कोई गया है किसी पवित्र नदी जैसे हरिद्वार वगैरह, कोई गंगा के किनारे या नर्मदा के किनारे वगैरह? वहां घाट होते हैं बेटा। क्या होते हैं? घाट। जैसे बनारस में गंगा नदी के किनारे एक घाट है मणिकर्णिका घाट, एक मणिकर्णिका घाट है, एक सिंधिया घाट है, ऐसे करके कुछ घाट हैं। जैसे आप ओरछा जाएंगे तो आपको एक घाट मिलेगा कंचना घाट, कंचन घाट। कौन सा घाट? कंचना या कंचन घाट। तो वो एक प्रमुख घाट है बेतवा नदी का, जहां लोग बैठते हैं, कई लोग स्नान आदि कर लेते हैं, कई लोग पूजा पाठ करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, तो वो प्रमुख घाट हैं। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं तो उसके भी कुछ प्रमुख घाट हैं, और हमको उन नदियों के घाट याद होने चाहिए जो धार्मिक दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है। तो छिपरा धार्मिक दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है कि नहीं? अरे भैया महाकुंभ लग रहा है,
महाकाल स्वयं साक्षात वहां बैठे हैं, तो इंपोर्टेंट है। तो इसके कुछ घाट हैं जो आपको याद होना चाहिए, जिनमें सबसे इंपोर्टेंट है गौ घाट। कई बार पूछा है ये, पूछेगा कैसे, कैसे पूछेगा कि बताइए गौ घाट किस नदी के किनारे है? अच्छा, त्रिवेणी घाट, नरसिंह, कौन सा घाट? नरसिंह घाट। ऐसे जैसे कल मैंने आपको बताया था तिलवारा घाट, बताया था, जहां महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। कहां पर है तिलवारा घाट? है नदी कौन सी, जिला कौन सा? यह सब उज्जैन का है मामला। राम घाट। अच्छा, अब आपको अगर मैंने नोट्स भेजे, याद कर लेंगे आप लोग? अगर मैंने आपको ये नोट्स भेजे कि एक तरफ लिखी है प्रमुख नदियां और दूसरी तरफ लिखी है प्रमुख घाट, तो याद कर लेंगे? हैं? जैसे मैंने लिख के भेजा कि बेतवा, उसके आगे लिखा कंचन घाट, ओरछा, निवाड़ी, वीर सिंह बुंदेला के छतरी वहां पर है। वही वीर सिंह बुंदेला जिसने किसको मारा था, भूल गए? अबुल फजल। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। उसकी जागीर ने कहा कि पापा का दिमाग खराब कर रहा है ये आदमी। उसने कहा अच्छा, हाँ निपटा दूं? क्या निपटा दो, भाई ने बोला करने का, करने का तो करने का। कहां मार दिया था अबुल फजल को? ग्वालियर के पास में एक जगह, कौन सी? आतरी। निपटा दिया होगा वीर सिंह बुंदेला। तो ऐसे अगर मैं आपको घाट बताऊं तो देखो भाई, अगर कोई नदी है तो उसके पास में जितनी भी चीजें हैं वो इंपोर्टेंट हैं। जैसे एक महल है कालियादेव महल, जब मैं पर्यटन पढ़ाऊंगा तब आपको सब लिखवाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि उज्जैन का कालियादेव महल बहुत इंपोर्टेंट है, तो अब कालियादेव महल कहां है? उज्जैन में। क्षिप्रा नदी भी कहां है? तो कालियादेव महल किस नदी किनारे होगा? कॉमन सेंस, क्लियर है? उज्जैन के अंदर है संदीपनी आश्रम, कौन सा? और ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान वहां पढ़ने गए थे। कौन पढ़ने गया था? और कृष्ण भगवान कहीं पढ़ने जा रहे हैं, ओहो, इंपोर्टेंट है कि नहीं? कृष्ण भगवान महापुरुष भगवान प्रभु। तो संदीपनी आश्रम कहां है? उज्जैन। उज्जैन की प्रमुख नदी कौन सी? तो ले कौन सी नदी किनारे? ये क्वेश्चन पूछे गए 2 बार, राम घाट और गौ घाट। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, एक नदी और पढ़ लें क्या? अरे 5 मिनट है अभी तो। हैं? किसको? इसको? अच्छा 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 अच्छा, सही कह रहे हो तुम। क्षिप्रा। क्षिप्रा के पुराने नाम पाप हरणी, मोक्षदायिनी, कनक संगा, अमृत संभवा, मोक्षदायिनी, कालियादेव महल, संदीपनी आश्रम, राम घाट, गौ घाट, नरसिंह घाट, काल भैरव मंदिर, ये सब किस नदी किनारे? क्षिप्रा के किनारे। क्षिप्रा नदी की लंबाई जो है वो 195 किलोमीटर है। क्षिप्रा नदी इंदौर की काकरी बड़ी पहाड़ी के बेणेश्वर कुंड से निकलती है और बेणेश्वर कुंड से निकल करके उज्जैन होते हुए, मंदसौर होते हुए, मंदसौर कोटा के पास में चंबल नदी में अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेती है। और यह जो नदी है, यह मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत इंपोर्टेंट नदी है। इस नदी के किनारे हर 12 वर्षों में एक महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसे हम सिंहस्थ कहते हैं। एक प्रश्न तो यही है कि कहां का जो महाकुंभ है सिंहस्थ कहलाता है, तो आप चिल्ला चिल्ला के बता देना, उज्जैन का महाकुंभ जो है वो सिंहस्थ कहलाता है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अच्छा,
एक नदी है सिंध, थोड़ा सा देखेंगे बस, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कौन सी नदी? सिंध। अच्छा, 2 4 5 बच्चे ऐसे चले जाते हैं, कहते हैं अरे यार 10 मिनट की क्लास रह गई है, वो तो घर पे ही देख लेंगे अपन, रिकॉर्ड करने का ये भी घाटा है। कहते हैं घर पे देख लेंगे। सिंध नदी कहां से निकलती है? नहीं पता? विदिशा के सिरोंज से। कौन सी नदी? कौन सी? सिंध। ठीक। सिंध नदी जो है वो विदिशा से निकलकर के ऊपर की तरफ जाती है और गुन्हा और अशोकनगर को डिवाइड करते हुए बहते हुए इटावा जालौन के पास, 2 जिले हैं यूपी के, इटावा और जालौन, यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? सिंध नदी रतनगढ़ वाली माता और सनकुआ, ये 2 धार्मिक स्थलों की वजह से बड़ी फेमस है। और ये दोनों धार्मिक जगह आपको दतिया में, और यहां इनका मेला भी भरता है। अभी जो भाई दूज आएगी दीपावली वाली, तो रतनगढ़ में लगता है मेला। है मेला, फिर से लगा लिया मेला। भैया मध्य प्रदेश का एक प्रमुख टॉपिक है मेले। क्वेश्चन पूछता है कि सनकुआ का मेला कहां लगता है, तो आप कहेंगे दतिया के सेवड़ा में, सेवड़ा तहसील, सिंध नदी। अभी कुछ साल पहले सिंध नदी में भयानक बाढ़ आ गई थी, सब उल पुल सब बह गए। वो पुल आज भी टूटा है, 4 5 साल हो गए, अभी तक बन नहीं पाया। उनको, नेताओं को क्या लेना देना? जनता जाए, उड़ के जाए, बह के जाए, जहूं से जाए, कहूं से जाए, उनको क्या लेना देना। सिंध नदी की लंबाई को लेकर के थोड़ा सा विवाद है, लेकिन अभी के लिए आप 350 किलोमीटर इसको याद रखो। और सिंध नदी के किनारे ही या सिंध नदी के पास में ही श्योपुर पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पालपुर कूनो। यह जो नदी है, यह प्रमुख तौर पर दतिया, शिवपुरी, भिंड बहती है, और फिर भिंड से होते हुए जालौन, इटावा में थोड़ा सा प्रमुखता जालौन से होते हुए यमुना नदी में मिल जाती। कौन सी नदी? सिंध नदी। सिंध नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे नंद, कुंद, पहुज, बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। ये सब नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? सिंध की। किसकी? अरे किसकी? सिंध की। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अच्छा, और अगर ये किसी, सुनो लास्ट, वैसे तो ये गुना और अशोकनगर को 2 भागों में बांट देती है, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी जिले के बारे में पूछे तो कह देना कि सिंध नदी गुन्हा जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज की कथा जो हमने मतलब देखी है, तो ये जो कथा अपन ने आज देखी, तो ये हमने आज नदियों की कथा देखी, और नदियों में हमने आपको समझाया, थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर कंक्लूड कर रहे हैं। नदियों में हमने समझाया कि नदियां जो हैं वो मानव सभ्यता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक और उसके जीवन के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। मानव सभ्यता का पालना कहते हैं नदियों को। सबसे प्रमुख मानव सभ्यताएं सबसे पहले नदियों के किनारे ही बसी। चाहे आप इराक की सभ्यता देख लो, चाहे आप अपने भारत की सिंधु घाटी सभ्यता देख लो,
चाहे आप भारत की वैदिक सभ्यता देख लो, सारी सभ्यताओं का फलना फूलना कहां हुआ? नदियों के किनारे। तो भारत में नदियां बहुत सारी हैं, जिनमें मध्य प्रदेश जो है वह एक प्रमुख राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा नदियां देखने को मिलती हैं। सुन लो पहले 5 मिनट। भारत में बहुत सारी नदियां हैं, जिनमें गंगा नदी अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, ऐसे कई सारे अफवाह तंत्र भारत में देखने को मिलते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में गंगा नदी, नर्मदा नदी और कौन सी? गंगा नदी अफवाह तंत्र, नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, माही नदी अफवाह तंत्र, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, ताप्ती नदी अफवाह तंत्र और माही नदी अफवाह तंत्र, है ना। ये प्रमुख अफवाह तंत्र हैं, जिनमें गंगा नदी अफवाह तंत्र जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। और अफवाह तंत्र का नाम किसके नाम पर होता है? मुख्य नदी के नाम पर होता है। और मुख्य नदी हम उस नदी को कहते हैं जो एक बिंदु से निकल करके समुद्र या सागर में जाकर के मिल रही हो। और भारत की नदियां दो ही सागर में मिलती हैं, या तो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर। तो फिर हमने पढ़ना चालू किया गंगा नदी अफवाह तंत्र। फिर हमने कहा कि गंगा नदी अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है और उसके 3 नदी उपतंत्र भी मध्य प्रदेश में काम करते हैं, जिनमें से एक का नाम है क्या? एक का नाम है यमुना, एक का नाम है टॉन्स, एक का नाम है क्या बात है, बिना देखे बता रहे हो तुम लोग, इतने तो इंटेलिजेंट नहीं हो। कह रहे सर अभी अभी के लिए याद है, घर पहुंचेंगे। हाँ, जो गर्ल्स हैं वो कहीं से घर जाएंगे ना, घर वाले काम में लगा देंगे, ले त्योहार है आज, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, खाना बनाओ, सब्जी काटो। और इन लोगों को क्या है? इन लोगों को कुछ नहीं, घर जाएंगे, पबजी खेलेंगे, फेसबुक चलाएंगे, 2-4 दोस्तों से मिल लेंगे, बस इतने में तो खेल खलास। आज मैच भी है क्रिकेट का तो शायद वो देखने लगे। चलो 3 नदी उपतंत्र हैं। फिर 3 नदी उपतंत्रों में हमने पढ़ा चंबल नदी। चंबल नदी को कौन सी मृत्यु कहते हैं? चंबल नदी कौन सा अपर्दन करता है? अवनलिका अपर्दन। चंबल नदी कहां से निकलती है? इंदौर के महू के जानापाव पहाड़ी के बांचू पॉइंट से। बांचू पॉइंट की ऊंचाई है 854 मीटर। मैंने आपको पहले पढ़ाया है कुछ दिन पहले, है। वहां से निकल करके ऊपर की तरफ जाते हुए राजस्थान में एंट्री लेते हुए और राजस्थान होते हुए मुरैना होते हुए इटावा के पास में कहां पर? यमुना नदी में। कुल किलोमीटर कितना है? 965 किलोमीटर। उसकी प्रमुख सहायक नदी है कौन सी? काली सिंध। चंबल नदी को ही हम कामधेनु, रीतिदेव की कीर्ति, धर्मावती, चरणवती और सब कुछ कहते हैं। चंबल नदी पर ही मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना लागू की गई थी। बहुउद्देशीय परियोजना में 3 प्रमुख बांध बनाए गए थे। कौन कौन से? गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। गांधी सागर से रिलेटेड जितने भी सब कुछ है, जो भी है, अभ्यारण और जंगल वंगल और ये बांध सब कहां है? मंदसौर जिले में। और यह बहुउद्देशीय परियोजना 1953-54 में चालू की गई थी। फिर हमने पढ़ा काली सिंध, फिर हमने पढ़ी क्षिप्रा और फिर पढ़ा सिंध। कल हम इसके बहुत ज्यादा टॉपिक्स और निपटा लेंगे। कल मिलते हैं आप लोगों से। भैया एक छोटा सा चैनल, तुम लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, इनसे कह रहा हूं, यूट्यूब वालों से। एक छोटा सा चैनल बनाया है कपिल एमपी के नाम से, या एमपी कपिल के नाम से सर्च कर लेना। बाय सब्सक्राइब कर लेना यार। कोई पैसा नहीं लग रहे। समझ ही नहीं आता कि जाने किन किन को लोग वहां फॉलो कर लेते हैं। कर लेना सब्सक्राइब है ना, अगर कर सको तो।